गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लोकतंत्र का पार्ट 8 लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इतिहास का अध्याय 2 ख़त्म किया था, जो था भारत में राष्ट्रवाद। और वो चैप्टर हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो चैप्टर 4 नंबर का था और वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोकतंत्र का वो 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं और ये भी एक 4 नंबर का एक सवाल इससे आता है, इसलिए हम इस चैप्टर को भी रिवाइज़ करेंगे। अब चूँकि इस चैप्टर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका 4 नंबर के आने वाले चैप्टर्स में से दूसरा चैप्टर है। थोड़ा हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। लोकतंत्र में सरकार डैश चुनी जाती है। तो आप जानते हो लोकतंत्र में सरकार जो है वो चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। डैश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम इसे कहेंगे भारत, है ना। अगर मैं जनसंख्या के आधार पर कहूँ तो भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व कितनी थी? और उसका उत्तर है 21 साल। कहने का तात्पर्य यह है कि 1988 से पहले जो मताधिकार की आयु थी वो थी 21 साल। मतलब पहले 21 साल के ऊपर वालों को मताधिकार का अधिकार था, लेकिन 1988 के बाद ये आयु को बदलकर 18 साल कर दिया गया। तानाशाही विचारधारा का समर्थन डैश करता था। उसका उत्तर है तानाशाही विचारधारा का समर्थन निरंकुशवाद करता था, जिसे हम रेडिकल्स कहते हैं इंग्लिश में। दल बदल विधेयक भारत में डैश संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। उत्तर है 52वें संविधान संशोधन में दल बदल विधेयक को भारत में पारित किया गया। एक शब्द में उत्तर दें। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? उत्तर ये है कि लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम ये हुआ कि जो सरकार बनी, जो लोकतांत्रिक सरकार बनी, वो उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्राप्त हुआ। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है? इसका उत्तर है लोकतंत्र जनता के लिए जवाबदेही होती है। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है? व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है व्यक्ति को उसका जायज़ हक और सम्मान प्राप्त होने का अधिकार। आप जानते हो कि यदि व्यक्ति की गरिमा ना रखी जाए, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे समाज पहले हुआ करते थे जिनको हम निम्न समाज कहा करते थे, जिनको छोटी जाति हम कहा करते थे, जिनको उतना सम्मान या जायज़ हक प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक शासन होता है, वो व्यक्ति की गरिमा पर भी नज़र रखता है, उसकी व्यक्ति की गरिमा पर ध्यान देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का जो जायज़ हक है या उसका सम्मान है, उसको प्राप्त करने का उसे वो अधिकार देता है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियतें दी जाती हैं, उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। या फिर बहुमत का शासन क्या है? बहुमत का शासन ये कहते हैं इसकी विधानसभा या लोकसभा में जिस भी दल के सर्वाधिक संख्या के सदस्य हों, उसकी शासन को बहुमत का शासन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम विधानसभा या लोकसभा की बात करते हैं, तो जिस भी दल या पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं वो अपनी सरकार बनाता है, उसे हम बहुमत का शासन कहते हैं। ठीक है, सही जोड़ी पे आते हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, उत्तर में देखोगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है उसका चुनाव कैसे होता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के द्वारा होता है। दूसरा, सामाजिक असमानता के रूप हैं। कौन कौन सी चीज़ सामाजिक असमानता के रूप हैं? तो इसका उत्तर देखोगे आप, ए लिंग भेद, जातिवाद या सामुदायिकता। तीसरा है लोकतंत्र है। क्या है लोकतंत्र? जनता का शासन जनता के लिए या जनता द्वारा चुनी जाती है। अगर आपने ये चीज़ सुनी है तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया लोकतंत्र की एक परिभाषा थी। भारत में है द्वारा, इसका उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार। भारत में कौन सी सरकार है? एक प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है। और पांचवा, एक दलीय शासन।
जिसे हम कहते हैं तानाशाह पर आधारित। एक दलीय शासन का मतलब होता है ऐसी शासन प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही दल हो। जब जनता के पास चुनने के लिए जब कोई दूसरा दल ना हो तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम एक दलीय शासन कहते हैं, जो बिल्कुल तानाशाह पर आधारित होती है, क्योंकि जनता के पास दूसरी शासन चुनने का कोई विकल्प ही नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। वैध शासन किसे कहते हैं? अब यदि हम उसे समझना चाहें तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है, लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। इस तरह की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है और ये वैध शासन व्यवस्था होती है। इससे कहने का तात्पर्य है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो सरकार संवैधानिक नियमों के आधार पर चुनी जाती है तथा संवैधानिक नियमों को मानती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है, और ऐसी शासन व्यवस्था ही वैध शासन कहलाती है। ठीक है, तो वो शासन व्यवस्था जो संवैधानिक नियम और कानून से चुनी जाए, संवैधानिक नियमों को माने तथा जनता के प्रति जवाबदेह हो, ऐसे शासन को वैध शासन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शक्ति। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शक्ति। इस शासन व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि होती है। ठीक है, और जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। ठीक है, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी तथा वैध शासन व्यवस्था होती है और इसमें नागरिकों के पास समान अधिकार और उनको समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा किसी भी जाति, धर्म, वंश या भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। ऐसे शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में एक परिभाषा दी थी, जिसको कहते हुए कहा था कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा बनाई जाती है ना। और यदि हम इसको सरल भाषा में बताएं तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है? नागरिकों की गरिमा से तात्पर्य है उसके मान, सम्मान व आदर। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत नागरिक अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने जीवन में सम्मान व आदर पाने का अधिकारी है। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का सम्मान किया जाता है। सो उत्तर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि नागरिकों की गरिमा से ये तात्पर्य है, नागरिकों की गरिमा का मतलब होता है लोगों के मान, सम्मान व आदर पर ध्यान देना। जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है वो नागरिकों की गरिमा पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिसका अर्थ यह है कि कोई भी नागरिक को असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जो हमारा भारतीय संविधान है या कोई भी लोकतांत्रिक देश के पास एक लोकतांत्रिक देश जो होता है वह अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है और उनमें से अधिकार होता है जीवन जीने का अधिकार तथा सम्मान व आदर पाने का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे में नागरिकों की गरिमा से तात्पर्य है कि उसे अपना जायज़ हक या सम्मान पाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से उसके जायज़ हक छीने नहीं जाएंगे तथा उसको अधिकार दिए जाएंगे। ऐसी इस चीज़ को ही नागरिकों की गरिमा कहा गया। यहाँ पे लोकतंत्र में अहम फैसले लेने में देरी क्यों होती है? ये हम सब जानते हैं, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है ये अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर होती है, लेकिन इस शासन व्यवस्था में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें से एक कमी है फैसले लेने में देरी।
जिसका कारण ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं या जो फैसले लिए जाते हैं, ये बहुत ही सोच समझकर और विचार विमर्श कर कर लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चूँकि एक व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है, इसीलिए एक पूरी शासन व्यवस्था ही निर्णय मिलकर साथ मिलकर लेती है। और चूँकि जब बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय ले रहे होते हैं, इसलिए बहुत वाद विवाद और विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाता है और इसलिए फैसले लेने में देरी होती है। परंतु फैसले लेने में देरी ज़रूर होती है, फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं वो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। सो यहाँ पर फैसले लेने में देरी होना भी एक अच्छी बात है। लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है? जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि वैध शासन उस शासन को कहा जाता है जो संविधान के अधिकार संविधान के नियमों के आधार पर चुनी जाए तथा संविधान के नियमों को माने और जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, ऐसी शासन व्यवस्था को वैध शासन कहा जाता है। अब लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक सरकार वैध इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ निम्नलिखित तरीकों को मानती है। जैसे पहला कहा जाता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। लोकतंत्र में हर निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं तथा जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष रूप से कराए जाते हैं। इसलिए ये एक वैध शासन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हर वयस्क नागरिक को मत अधिकार होता है और वो उसके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने विकल्प के हिसाब से अपना नेतृत्व करने वाले को या अपने शासक को चुन सके और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी निष्पक्ष होती है। कहने का तात्पर्य है सबके पास मत का अधिकार होता है और सबके मतों का जो मान होता है वो एक ही होता है। ठीक है, इसलिए ये पहला कारण है कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है। दूसरा है संविधान सर्वोच्च। लोकतांत्रिक एक वैध शासन इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च रखा जाता है। यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है वो भी संविधान के नियमों के आधार पर चुनी जाती है तथा चुनी हुई सरकार भी संविधान के नियमों के आधार पर ही कार्य करती है। चूँकि संविधान ही सर्वोच्च होता है, इसलिए इसको वैध माना जाता है। तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। किसी भी सरकार यदि असंवैधानिक कार्य करती है या निर्णय लेती है तो न्यायालय उसके विरुद्ध कदम उठाता है। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो वैध शासन इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका सरकार से सर्वोच्च होती है और यदि सरकार कभी कोई गलत फैसला लेती है या गलत कार्य असंवैधानिक कार्य करती है तो जो संविधान होता है, जो न्यायालय होता है, वो उसके विरुद्ध कदम उठाता है। चौथा है सूचना का अधिकार। यह वैध शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनता के पास सूचना का अधिकार है, जिससे भारत में 2005 में लोगों को एक अधिकार के तौर पर दिया गया था और इस अधिकार के तहत लोगों के पास किसी भी सरकारी नीति, कार्यों और योजनाओं तथा कामकाज के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये अक्टूबर 2005 में भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया था। तो चूँकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के पास सूचना का अधिकार होता है, इसलिए कोई भी सरकार गलत या असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकती या भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना कम होती है, इसलिए उसे वैध शासन कहा जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों है। पर अगर आपसे सवाल पेपर में ये पूछा जाता है और 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट्सों को ही थोड़ा बहुत डील करके 120 शब्दों तक पहुंचा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। हमें अब इस सवाल में यह समझाना है कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था क्यों है। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही एवं अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है, तो लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया क्योंकि ये
नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें फैसलों में बेहतरी आती है, टकराव को संभालने का तरीका देती है तथा गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अधिकांश लोग वैकल्पिक शासन की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र में फैसले लेने में वक्त तो लगता है, परंतु वो बेकार नहीं जाता। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। लोकतंत्र में नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। नागरिक को सूचना का अधिकार भी है तथा नए कानूनों पर खुली एवं सार्वजनिक चर्चा होती है। बहरहाल, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन से निश्चित रूप से बेहतर है। ये वैध शासन है, ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है, इसके कारण पूरी दुनिया के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि जो लोकतांत्रिक शासन होता है वो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है, वो जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होता है तथा ये वैध शासन होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बेहतर शासन व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि इसे जनता खुद चुनती है। ये शासन व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा को बढ़ाया जाता है। इस शासन व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं अपना शासक चुनने का। लोकतंत्र में नागरिकों को ये अधिकार भी ये दिया जाता है कि अगर शासक चुनने में उनसे गलती हो गई हो तो वो अपनी गलती सुधार सकें। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये अधिकार भी ये शासकों को ये तरीका देता है कि वो किस तरीके से टकराव को होने से रोकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले में बेहतरी आती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फैसले लेने में देरी हो जाए क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारे लोग मिलकर फैसले लेते हैं, परंतु जो फैसला आएगा वो ज़रूर बेहतर होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमेशा किसी एक समुदाय या समाज को देखकर नहीं लिए जाते, वहाँ हमेशा पूरे देश को, सभी समुदाय और सभी समाज के लोगों को देखकर लिए जाते हैं। इसलिए ये जो शासन होता है इसमें फैसले हमेशा पूरे जनता के लिए होते हैं। ये जो शासन व्यवस्था होती है जो कि संविधान के आधार पर कार्य कर रही होती है, इसलिए ये एक बेहतर शासन व्यवस्था होती है। इस शासन व्यवस्था में सभी लोग जो हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति संविधान का दायरा छोड़कर नहीं जाता या संविधान के विरुद्ध या असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहा होता, इसलिए यह एक बेहतर शासन व्यवस्था है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यह शासन व्यवस्था सुस्त हो, यह शासन व्यवस्था थोड़ी सी कम कार्यकुशल हो या यह शासन व्यवस्था थोड़ी सी भ्रष्टाचारी हो, परंतु यह शासन व्यवस्था चूँकि जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, इसलिए ये वैध शासन व्यवस्था है तथा पूरी दुनिया के लोगों के विचार में लोकतंत्र जो है वो एक बेहतर शासन व्यवस्था है। और अगर मैं दूसरी शासन व्यवस्थाओं से तुलना करूं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की, तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारी कमियों के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बेहतर शासन व्यवस्था लोगों द्वारा समझी जाती है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के कमियां की तुलना में फ़ायदे या अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो एक बेहतर शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर इसलिए भी है क्योंकि ये पारदर्शी है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बाकी दूसरी शासन व्यवस्था जैसे तानाशाही हो गई या गैर लोकतांत्रिक हो गई या राजशाही हो गई, इन सब से एक बेहतर शासन व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम अपने लोकतंत्र जो था हमारा जो लोकतांत्रिक जो बुक किताब है उसका हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिविक्स का 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ा।
इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है वो कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, बिल्कुल किसी वक्त व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको PDF भेज रहा हूँ। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।